जी हाँ, तो मध्य प्रदेश का जिस बजट का इंतजार किया जा रहा था वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश कर दिया है। अब आने वाली 4 और 5 मार्च को जब सदन की कार्यवाही होगी तो इस पर चर्चा होगी। बहरहाल इन सब के बीच बजट की खास और बड़ी बातें आपको बता दें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर इस बजट में फोकस रहा है। बजट में किसानों का ख्याल रखा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कैसे उसे मजबूत करना है, कृषि पर इस पर फोकस रखा गया है। सिंचाई के नए संसाधनों को कैसे बढ़ाना है और सिंचाई पर भी इसमें फोकस किया गया। प्रदेश में एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश में 1235 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इसमें प्रस्ताव रखा गया है। बजट में प्रदेश में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए पहली शुरुआत तो ये कि इस फाइनेंशियल ईयर में वित्तीय वर्ष में 2021-22 में 2441 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए 262 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। स्कूलों के लिए 24,000 नए शिक्षकों की भर्ती का इस बजट में बात रखी गई है। उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तामूलक एवं रोजगार उन्मुखी बनाना हमारी सरकार का उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वोकेशनल और निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान को 2 गुना कर 2021-22 में 879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। युवा कल्याण, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को दिए जाने के संबंध में भारत सरकार की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। खेलो इंडिया अंतर्गत भोपाल में शूटिंग व रोइंग तथा ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 18 खेलों के लिए खेल अकादमियां संचालित है। हमारी अकादमियों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का। तो बजट की खास बातें, एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन पर भी इसमें फोकस किया गया है। एमबीबीएस की 2 सालों में 1235 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 9 मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। मेट्रो को लेकर इस बजट में साफ किया गया कि भोपाल और इंदौर में जो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए 262 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही रोजगार के लिए बड़ा कदम, ये बड़ी बात ये कि 24,000 नए शिक्षकों की, नए टीचर्स की स्कूलों के लिए भर्तियां की जाएंगी। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए वर्ष 2021-22 में 262 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 चिकित्सा महाविद्यालय थे। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सागर महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। तदुपरांत कुल 7 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए एवं 1 निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 9 नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर एवं सिवनी खोले जाने प्रस्तावित है। और इस बजट पर खास बात करने के लिए इस वक्त तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज साहब, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बजट को सुनने के बाद। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो एक रोड मैप देने की कोशिश की गई है, बतौर विपक्ष आप क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, बहुत उम्मीदें थी सरकार को, सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सरकार से, बल्कि आम जनता को भी। कोरोना काल में जिस तरह की मार पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने सही है, उसको लगता था कि ये कुछ बजट के अंदर उसके फायदे की चीजें होंगी और उसको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। ये बात कह देना कि कोई अतिरिक्त कर नहीं बढ़ाया गया है, कर की दर को नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हमने कोई रिलैक्सेशन भी नहीं दिया है। वित्तीय राजकोषीय घाटे की स्थिति यह है कि 3 साल पहले अगर देखें तो 25,000
689 करोड़ था और आज की तारीख के अंदर 50,000 कुछ करोड़ है, 50,000 करोड़ के आसपास है, दोगुना कर दिया गया। मतलब साफ है, जनता के कोई अपेक्षा नहीं है, जनता को कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार का कहना यह है कि हम तो बहुत बड़े राजकोषीय घाटे के अंदर हैं और कर्जा लेंगे और कर बढ़ा सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। ऐसे हालात में जनता परेशान है। दूसरी बात, ये वही सारे लॉलीपॉप दोबारा देने की कोशिशें हैं कि मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे। 2016 की अगर बात करें तो 7 मेडिकल कॉलेजेस खोलने का ऐलान तब भी किया था। हर साल मेडिकल कॉलेजेस खोलने के ऐलान होते हैं, लेकिन कितने मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं और कितने लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, ये हमने देखा है। आज सबसे बड़ी बात है कि आप हवाई बातों करने के बजाय जनता के मन की बात करते, जनता को राहत देने की बात करते, जो पूरा दूर है। इतना मायूसी वाला बजट, इतना डिसअपॉइंटमेंट से भरा बजट, आज आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव नहीं है तो हम आपकी कमर तोड़ देंगे महंगाई से? क्या कहना चाहते हैं कि वेट के बारे में क्या कहा? पेट्रोल डीजल सबसे महंगा मध्य प्रदेश में। अब्बास भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। डेरिवर्धन शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, आपका स्वागत है। लेकिन बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह साहब। सिंह साहब, इसको इंतजार किया जा रहा, आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे थे बजट से पहले, उसी तरह का रोड मैप इस पर नजर आ रहा है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने उसे लेकर? बजट की एनालिसिस पे चश्मा बदलना पड़ेगा। एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का फेज था, 1 साल हमने कुछ नहीं किया, कोरोना काल में हम लॉकडाउन में फंसे रहे। जाहिर है कि तब आपका इकोनॉमी छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया सब्सटेंशियली, काफी पूरी दुनिया भर में किया। कोई ऐसा नहीं, अमेरिका में भी, मतलब दुनिया के हर ममालिक में किया है। लिहाजा ये जाहिर है कि हमें इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। ऐसे में अगर कोई सरकार मेडिकल कॉलेज, मान लीजिए कि जैसा बताया गया कि मेडिकल कॉलेज 2016 के नहीं खोले, तो अगर वादा करके ये भूल जाते हैं तो जनता इसको वोट क्यों देती है ऐसी सरकारों को? तो ये तो पॉलिटिकल डिस्कशन है, वो लोग अपना पॉलिटिक्स वाले अपना देखेंगे। लेकिन जो बजट की एनालिसिस है बहुत साफ है कि ये कोशिश रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, वरना मेडिकल कॉलेज का ऐलान करके पैसे खर्च करने की जगह बड़ी खूबसूरती से आप कहते हैं कि भाई सब लोगों को हम 5-5 रुपया देंगे, डायरेक्ट डिलीवरी मोड में हम आ जाएंगे, तो उससे तो जनता भी खुश हो जाती। लेकिन वो एक चालाकी मक्कारी भरा कदम होता कि 5-5 रुपए दे के आप जनता को खुश करें, टैक्स कम कर दें। ये टैक्स कम करने का वो नहीं है, ओकेजन नहीं है। इस समय आप अनाज इफरात है, आपके पास इतना अनाज है कि आप किसी गरीब को भूखे नहीं मरने दे सकते। लिहाजा वो अनाज की डिलीवरी पीडीएस सिस्टम से आप कायदे से करें। किसानों का जो प्रोड्यूस है, और आप ध्यान रखिएगा कि ये एग्रेरियन सोसाइटी है, मध्य प्रदेश कृषि आधारित सोसाइटी है, जिसका जीडीपी में 45% से ज्यादा आज भी कंट्रीब्यूशन है। लिहाजा उनके अनाज को आप खरीदें ताकि उनकी माली हालत बेहतर हो, और ये मध्य प्रदेश ने किया। भारत में फर्स्ट आई है मध्य प्रदेश। मैं बहुत ज्यादा इस सरकार का वो नहीं हूं, प्रशंसक नहीं हूं, बल्कि मैं काफी क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन इस बार जो एमएसपी की खरीद हुई है, चूंकि मेरी नजर उस पर रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा वो दिया है, कोशिश किया है। और मेडिकल कॉलेज बनाना ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली शर्त है। प्राइमरी मेडिकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इसको डेवलप करें, कम्युनिटी सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करें, यही सब तो कोशिश होनी चाहिए। और ये सरकार ने बखूबी किया है। और इतना करने के बाद भी जो डेफिसिट है, अगर आपका देखिए फिस्कल डेफिसिट 4.5% रखा है, ये मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है। और लगता है कि सरकार को ये मौका दिया जाना चाहिए और इसको एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। और जिस तमाम सेक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश की रही थी, जिसकी बात की जा रही थी, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश हुई है। एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र होता रहा इस बीच। किसानों की बात हुई, एग्रीकल्चर की बात हुई, सिंचाई की बात हुई। नए थाने, मॉडर्न थाने ला रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मॉडर्न थाने लाएंगे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्रीज का माहौल बने, इन्वेस्टमेंट का माहौल बने। लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका खराब होगा तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। लिहाजा ये भी कोशिश रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्स है, 10 लाख करोड़ का आपका टोटल जीडीपी है लगभग, बल्कि 9, मैं अभी जोड़ रहा था तो 9,90,000 करोड़ के आसपास का होगा। इस कॉन्स्टेंट में अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रयास माना जाना चाहिए। डेरिवर्धन शर्मा जी। जी।
बजट आ गया धैर्यवर्धन शर्मा जी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप इसमें नजर आ रहा है। देखिए, जो वित्त के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हमारे मध्य विराजमान हैं, जो विश्लेषक हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ संकेत किया है कि ऐसे समय में जब कोरोना काल में अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया को बांटता था, वह भी कर्जा लेने के लिए मजबूर हो गया, उसके हालात इतने खराब हो गए। आप कल्पना करिए, ऐसी स्थिति में देश और प्रदेश फिर से उठ खड़े होने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब हम कांग्रेस को खुश करने के लिए बजट तो प्रस्तुत करेंगे नहीं। हमारे ध्यान में तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन है। 4000 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी तो रोजगार मिलेगा, 24,000 शिक्षकों की भर्ती मिलेगी तो रोजगार मिलेगा, 9,200 स्कूलों को सरकार अपग्रेड करने जा रही है, 2,441 किलोमीटर नई सड़क। बजट की प्रमुख स्थितियों के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी हम चालू करेंगे। हेलो, अब ठीक है? हेलो, हाँ। तो सबसे पहले डायरेक्टर बजट एक प्रेजेंटेशन देंगी बजट प्रस्ताव के बारे में। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री जी बजट के प्रमुख बिंदुओं के बारे में कुछ जानकारी देंगे, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी अपन चालू करेंगे। डायरेक्टर बजट आइरीन। थैंक यू सर। आज बजट 2021-22 का जो प्रस्ताव आज सदन में पेश हुआ है, उसका एक ब्रीफिंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं पहले अपने वित्त मंत्री जी, अपने सभी प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारीगण सबको और हमारे मीडिया के बंधुओं को आज के लिए शुभकामनाएं। बजट अनुमान हमारा टोटल विनियोग की राशि है वो 2,41,375 करोड़ है। उसमें जो शुद्ध व्यय होगा वो 2,17,123 करोड़ रहेगा। अभी फिलहाल इस वक्त प्रेजेंटेशन हो रहा है और इसके बाद जब वित्त मंत्री बोलेंगे क्या बजट में उन्होंने अंदर कहा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, तब एक बार फिर से वहां पर लिए चलेंगे। अब्बास हफीज साहब, आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो धैर्यवर्धन शर्मा जी ने जिक्र किया है, फिर उनसे एक और बात करेंगे, सवाल करेंगे। शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस के हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से। कांग्रेस थोड़ी नौकरियां मांग रही थी आपसे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नौकरियां दे दीजिए। जनता नौकरियां मांग रही है, जनता का अधिकार है। उसके बाद क्या करों के अंदर छुटकारा, करों में राहत जो थी वो क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए मांगी जा रही है, जनता के लिए मांगी जा रही थी कि आप कर में राहत दीजिए। अतिरिक्त कर लगाने से बेहतर, मतलब चलिए अच्छी चीज़ है, आपने अतिरिक्त कर नहीं लगाया, लेकिन आपने फायदा कहाँ दिया, कर को कम कहाँ किया? सबसे ज़्यादा वैट हमारे यहाँ लगा हुआ है। अगर आप राजस्व की बात करें, सबसे महंगी रजिस्ट्री मध्य प्रदेश में हो रही है। एक अगर प्लॉट कोई बेचता है, 10% जो है वो सरकार को देना पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगर 10-12 प्लॉट बिकेगा तो 10% जितनी उसकी मूल कीमत है वो सरकार के पास जाएगी। कोई राहत ऐसी हालात के अंदर नहीं है, स्टैंप पे कोई राहत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं फिर कहूंगा, इन्होंने पिछली बार नारा दिया था स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, स्वर्णिम मध्य प्रदेश हुआ नहीं, अब नारा आ गया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। लेकिन कोरोना भी आ गया ना बीच में बजट से कि भाई आप आत्मनिर्भर रहिए, सरकार आपके बाद। कोरोना से पहले कौन से बहुत अच्छे हालात पिछली सरकार के अंदर इन्होंने कर रखे थे। कर्जा तब भी ले रहे थे, कर्जे के लिए आगे की सरकार के पास भी खजाने खाली कर दिए थे। तो आज की स्थिति यह है कि 15 साल में जो इन्होंने बोया उसको सबके सब काट रहे हैं आज मध्य प्रदेश के अंदर। मेक इन एमपी का नारा दिया था 2014 या 15 के बजट के अंदर। आपको हैरानी होगी मकसूद साहब, कौन सा मेक इन एमपी बन गया मेक इन मध्य प्रदेश? तो ये हर बजट के अंदर शगुफेबाजी नहीं चलती है। अगर मेक इन मध्य प्रदेश हो गया होता 2015 के बजट के हिसाब से, जो नारा था 2015 की बीजेपी शिवराज गवर्नमेंट के बजट का, तो शायद आज की तारीख में कोई बेरोजगार नहीं होता, आज की डेट के अंदर कोई परेशान नहीं होता, त्राहिमाम की स्थिति में जनता नहीं होती। यहाँ व्यापार परेशान, व्यापारी परेशान है, यहाँ बेरोजगार युवा परेशान है। वो टकटकी लगाए देख रहा था। रोजगार को लेकर इसमें प्रस्ताव किए तो हैं, शिक्षकों से लेकर पुलिस में कैसे भर्तियां होंगी, आगे और मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी बातें हैं, और भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के जब काम होंगे तो उससे रोजगार भी तो होगा। चलिए प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना होगा।
तो लगातार हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आए इस बजट की। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही वित्त मंत्री की, वहां पर भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन इस सब के बीच जो बजट सामने रखा गया है, उस बजट में तमाम सेक्टर्स को, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश जरूर यहां पर हुई है। विकास की बात लगातार हो रही है, डेवलपमेंट की, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, इसके लिए एजुकेशन से लेकर मेडिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर, किसानों के लिए भी करने की बहुत कुछ बातें यहां पर कही गई हैं। कांग्रेस के सवाल हैं बहुत से, उसके सवाल अपनी जगह है विपक्ष के तौर पर। लेकिन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके सिंह साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिंह साहब, लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, उसके बाद अनलॉक शुरू हुआ। अब जब सब कुछ बंद हो गया, उसे जब फिर से शुरू करने की बारी आती है तो फिर वो तो शुरू से ही आपको शुरू करना होता है। उस लिहाज से ये बजट इस सरकार का, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह की बातें आज वित्त मंत्री ने कही हैं अपने इस बजट भाषण में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार आप मजबूत करने की बात करते रहे हैं, तो कहाँ कुछ रह गया है, कहाँ कमी रह गई है, या फिर ये बजट जरूरी था? नहीं, देखिए, एक उनके कॉन्स्टेंट्स को हमें समझना पड़ेगा। दो तरह के हम एनालिसिस जब करते हैं तो ये तो एक मान ले कि साहब बजट की बुराई करनी है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन कॉन्स्टेंट्स जो हैं, एक साल में आपकी इंडस्ट्री बैठ गई जी, क्योंकि उस इंडस्ट्री में लॉकडाउन की वजह से लेबर नहीं रहे, लिहाजा प्रोडक्शन नहीं हुआ जी। बचा ये रहा कि मध्य प्रदेश ऐसे जो राज्य है जो कि मुंबई से, महाराष्ट्र से अलग है, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य में चूंकि एग्रेरियन सोसाइटी ज्यादा थी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 45%, बल्कि जीडीए के हिसाब से लेंगे तो 56% अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर ने मध्य प्रदेश को संभाला काफी अच्छा। बल्कि पूरे देश को सच पूछिए तो ये जो आप देख रहे हैं कि कब हमारा लॉस हुआ है कोरोना की वजह से, वो सिर्फ इस वजह से कि एग्रीकल्चर ने इसको संभाल लिया, उसका पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा। मध्य प्रदेश में भी यही रहा। तो इस समय जरूरत है कि आप उस एग्रीकल्चर की बुनियाद को मजबूत तो रखें, एमएसपी पे आप सामान लें, और किसानों के प्रोड्यूस के लिए आगे भी अगला बजट, जो एक साल का ये बजट दिया है आपने, इसमें करें जो कि किया गया है जी। लेकिन आपका विकास कैसे होगा? ये तो बेस आपका मजबूत हो गया। विकास के लिए आपको इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज लगाने पड़ेंगे, पर्यटन बेहतर करना पड़ेगा। अब मुश्किल ये है कि रातों रात आप इसको नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश ब्रॉडली एक पिछड़ा हुआ वो है, राज्य है। लिहाजा आपको टूरिज्म डेवलप करना है, टर्शियरी सेक्टर डेवलप करना है, होटल इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम लेता है। जैसे सड़क आपने आज बनाना शुरू किया होगा तो उसका रिजल्ट आपको 3 साल 4 साल बाद मिलता है कि उसमें इंडस्ट्री ज्यादा शुरू होती है। अगर सिंचाई की एक परियोजना आपने शुरू की है तो 15 साल लग जाते हैं टेल एंड पे पानी पहुंचने पे। तो सरकारें अवॉइड कर, जनता खुश हो जाएगी। तो ये एक चश्मा होता है देखने का। दूसरा चश्मा होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने कितना किया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इस बजट में ये मुझे झलक साफ दिखाई दे, जो मैं सवेरे से कह रहा हूं कि कोशिश होगी, और शायद ये मोदी जी का इंस्ट्रक्शन भी है केंद्र सरकार का, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें पैसा लगाइए। तो टैक्स बिल्कुल नहीं कम होगा, सरकार को तकलीफ, जनता को तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन इसका लाभ यह मिलेगा कि अगले 2-3 सालों में आपके यहां एमएसएमई आने लगेगा, आपके यहां हैवी इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपकी बहुत ही बैकबोन है। आपका एक्सपोर्ट का 1/4 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आता है, लिहाजा आपके यहां दवा बनाने लोग आएंगे। तो ये मेरे ख्याल, और तब आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सरकार एम्प्लॉयमेंट दे, ये बड़ी अच्छी चीज नहीं है कि 24,000 शिक्षक दे रहे हैं, इतने हजार वो दे रहे हैं, पुलिस वाले दे रहे हैं। अरे तुम इससे क्यों वो करते हो कि सरकार नौकरी दे? अगर एमएसएमई सेक्टर आएगा तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स मिलेंगी, प्रोडक्शन होगा, और ये चीजें जीडीपी में काउंट करेंगी। और वो जब जीडीपी में काउंट करेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और समृद्धि बढ़ेगी। लिहाजा मेरे ख्याल से इस बजट को अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो जो कॉन्स्टेंट्स थे उसके हिसाब से ये एक अच्छा बजट माना जा सकता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्पस समझिए, आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं,
कल जब ये जमीन पर उतरेगा तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, जिसका जिक्र सिंह साहब कर रहे हैं। देववर्धन शर्मा जी, चूंकि आप ही की पार्टी की सरकार है, बहुत से वादे किए भी गए थे, क्या उन्हें एड्रेस करने की इसमें कोशिश की गई है? देखिए, सरकार ने रोड मैप तैयार किया है कि मध्य प्रदेश फिर से उठ खड़ा हो, मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिखे। तमाम मित्रों को आपत्ति हो सकती है कि मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं हुआ। कौन सी सरकार में ये 12 महीने में मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाता, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मेडिकल कॉलेज की आज घोषणा होती है, उसके लिए बजट का आवंटन होता है, उसका सिस्टम होता है, 2-4-5 साल उसको लग जाते हैं, तब जाकर के उसका शुभारंभ होता है। और शिवपुरी समेत तमाम ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी ओपीडी प्रारंभ होने की स्थिति में है। ओपीडी प्रारंभ उनकी पहले भी हो गई होती अगर कोरोना काल ना आया होता। इसी प्रकार से जैसे हमारे विद्वान पैनलिस्ट जो है इकोनॉमी के जानकार हैं, वो बता रहे थे, मैं भी वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि सड़क, बिजली, पानी, इन सब का प्रबंध करने में अगर सरकार अग्रसर की भूमिका निभा रही, सरकार आगे बढ़कर के काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का चौतरफा आने वाले कल में उसके नतीजे नजर आएंगे। अब्बास हफीज साहब, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से प्लीज, फिर वो ब्रेक पर जाना होगा मुझे। 2,000 किलोमीटर की सड़क बन रही है, सौर ऊर्जा के नए नए प्रावधान किए जा रहे हैं। क्योंकि मेरा आखिरी कमेंट है, मैं सबसे पहले तो सुनिए देववर्धन जी, मैं सबसे पहले तो प्रदेश ने आज नंद कुमार सिंह चौहान जैसे सांसद को खोया है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि एक अच्छे व्यक्ति इस दुनिया से चले बहुत ही जल्दी हमारे बीच से, और हम सबके वरिष्ठ नेता भी रहे, हर पार्टी अगर देखा जाए फ्रेटर्निटी के, तो ये एक दुखद दिन भी है। और इसके साथ मैं फिर कहूँगा कि ये जो बात कही थी बहुत हमारे विशेषज्ञ महोदय ने, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई सी भी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के 3 साल 4 साल के बाद देखने को मिलती हैं चीज़ें। 15 साल में ये सरकार रही, धैर्यवर्धन जी अगर उनकी बात से सहमत हैं तो वो बात धैर्यवर्धन जी को खुद भी देखनी पड़ेगी अपने खुद के आंगन में, खुद के गिरेबां के अंदर, कि 15 साल के अंदर सबसे मैक्सिमम जो बताया था विशेषज्ञ महोदय ने कि 15 साल के बाद सिंचाई की जो वो होती है योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, ऐसी मतलब एक एग्जाम्पल दी थी। तो 15 साल के अंदर कितने उद्योग लग गए, कितने इन्वेस्टर समिट्स कर लिए, ये सरकार भरोसा खो चुकी है जनता का। ये सरकार से जनता को अब कोई अपेक्षा नहीं है, जनता के पास जनता का कोई भरोसा अब इनके अंदर नहीं बचा है कि ये अगर बात करें मेडिकल कॉलेज, इनके 2 पिछले मैनिफेस्टोस के 10-10 मेडिकल कॉलेजेस की बात घोषणा इन्होंने करी हैं, जहां जाते थे वहां घोषणा करके आते थे।